तो एसएचएम में आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम देखेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक देखेंगे आज हम लोग मेनली। पहला हम लोग एक देखेंगे एसएचएम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एसएचएम ऑफ एन ऑब्जेक्ट जनरली ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है, सिलेंडर भी हो सकता है या क्यूब भी हो सकता है या क्यूबॉइड, ऐसा कुछ। इन लिक्विड लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट का एसएचएम कैसे होता है। देखो एसएचएम एक टॉपिक है और इस टॉपिक का यूज फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स में पड़ता है। जैसे ये एक यूज बता रहा है एसएचएम का फ्लूइड में, है ना, मतलब इस टॉपिक में एसएचएम और फ्लूइड का कॉन्सेप्ट मिक्स होगा। सिमिलरली एसएचएम का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होता है। 12th का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स में भी यूज होता है। तो बहुत जगह टॉपिक्स में यूज होता है और हर जगह हम लोग एसएचएम के बारे में पढ़ेंगे। हम बताते हैं एसएचएम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। तो देखिए इसका समझते हैं हम लोग। पहले मान लीजिए ये एक सिलेंडर है और इसमें लिक्विड है और इस लिक्विड में एक बॉडी है ये, ठीक। अभी इस समय ये बॉडी इतना पार्ट इमर्ज्ड है इसका, इस बॉडी का इतना हिस्सा इस लिक्विड के अंदर है ना। अगर इस बॉडी का एफबीडी बनाया जाए तो इसका वेट mg नीचे लगेगा। इसका वेट कितना नीचे लगेगा? mg। m होता है मास। इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा इसका वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी। इसका जो एरिया है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को अभी हम a लिख दे रहे हैं और इस सिलेंडर का जो हाइट है उसको h लिख रहे हैं, कैपिटल H। कैपिटल H इज टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर और क्यूब जो भी है, और स्मॉल h ये जो हाइट है ये हाइट स्मॉल h है। व्हाट इज स्मॉल h? हाइट ऑफ सिलेंडर इन वाटर या इन लिक्विड, ठीक है। इसका फुल बचना। तो वेट क्या होता है? mg। m क्या होता है? मास। इसका मास कैसे लिखेंगे? इसका वॉल्यूम, तो वो होगा a इंटू कैपिटल H, इसका पूरा वॉल्यूम, इंटू इसका डेंसिटी, ये d क्या है? इस बॉडी का डेंसिटी, इंटू g। भाई मास किसका लिख रहे हैं? इस बॉडी का ना, तो डेंसिटी भी किसका लिखोगे? बॉडी का। तो ध्यान रखना ये d क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी। अब जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में तैरता है, फ्लोट करता है, तो फ्लोट वो इसी वजह से करता है क्योंकि उसके वेट को एक ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स बैलेंस कर लेता है, जिसको बायंट फोर्स कहते हैं। और इस बायंट फोर्स को आर्किमिडीज ने कैलकुलेट किया था। तो बायंट फोर्स का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, इसका चर्चा फ्लूइड में करेंगे हम लोग बहुत डिटेल में। बायंट फोर्स क्या होता है? V रो G, और V इन होता है, बायंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, कितना? V in रो G। What is V in? V in is volume of body in the liquid, and rho is density of liquid. Rho is density of liquid। तो इस पर अपथ्रस्ट फोर्स का क्या वैल्यू लिखेंगे? V in, कितना वॉल्यूम इसका लिक्विड के अंदर है, ये वॉल्यूम कितना लिखेंगे? A इंटू स्मॉल h। V in लिख दिए, इंटू रो इंटू G, ये हो गया बायंट फोर्स। और ये जो बायंट फोर्स का फॉर्मूला लिखे हम, ये जो बायंट फोर्स का फॉर्मूला लिखे, इस बात को कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये जो फॉर्मूला लिखे इस बात को हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। और ये जो बॉडी है ये फ्लोट कर रहा है, ये बॉडी क्या कर रहा है? सो व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स
weight is equals to upthrust force. Weight is equals to and this is called principle of flotation. इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो इस बॉडी पर अभी नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? Therefore, F net on the body will be 0. Will be 0. कोई इस पर फोर्स नहीं हो, क्यों? क्योंकि वेट और F भी बराबर है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया। इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम ऑब्जेक्ट पे लगे तो कैंसिल आउट कर लेता है, तो फोर्स कैंसिल आउट कर लिया, तो नेट फोर्स इस बॉडी पे क्या है? 0। जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो तो इसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो एसएचएम में कोई भी सिस्टम का अगर एसएचएम हम लोग को डिस्कस करना होता है तो पहले हम लोग उसका एफबीडी बनाते हैं इक्विलिब्रियम पर। इस पर एफबीडी बनाता है इक्विलिब्रियम पर। अब जो इक्विलिब्रियम होता है वो 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कि अगर इस बॉडी को अभी ये इक्विलिब्रियम पे है, यहां से इसको डिस्टर्ब किया जाए, मान लो इस बॉडी को नीचे धकेल दे, मान लो नीचे धकेले, तो अगर फिर से वापस ये ऊपर आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? बॉडी को इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करेंगे तो वापस से इक्विलिब्रियम वो अचीव कर लेगा। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ तभी एसएचएम हो सकता है, तभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? अगर आप इसको नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो ये और नीचे जाते रहेगा, तो फिर एसएचएम नहीं होगा, वो नीचे जाते रहेगा। एसएचएम में क्या होता है? ऊपर नीचे होना चाहिए ना, नीचे ले गया तो ऊपर आना चाहिए उसको। और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? डिस्प्लेस किए, अगर इसको नीचे ले गए वो वहीं जाके रुक गया, वहीं नया इक्विलिब्रियम गेन कर लिया, ना ऊपर आया इक्विलिब्रियम पे, ना वापस आया, ना इक्विलिब्रियम से दूर गया, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बहुत रेयरली देखने को मिलता है ऐसा। तो ये जो कंडीशन है ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ये प्रूफ करके हम दिखा रहे हैं। और ये बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, ये भी प्रूफ करके दिखा रहे हैं। और वो एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा वो निकाल के दिखा रहे हैं, उसका आगे से फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट उस पर सवाल पूछे जाएंगे। हम लोग फिर से सिस्टम का एफबीडी बनाएंगे, लेकिन इस बार इस बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करके। स्लाइटली आप नीचे भी डिस्प्लेस कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। अच्छा, आप चाहो तो इसको अभी समझ सकते हो कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कैसे? देखो, बिना एफबीडी बनाए मान लेते हैं इस वेट का वैल्यू 10 न्यूटन है। कितना मान लिए? 10 न्यूटन। तो अभी तो दोनों बराबर है, तो अब थ्रस्ट फोर्स भी कितना होगा? 10 न्यूटन होगा ना। नीचे भी 10, ऊपर भी 10। अब जब आप इसको नीचे की तरफ धक्का दोगे, नीचे ले जाओगे, तो ये स्मॉल h का वैल्यू बढ़ जाएगा। इस स्मॉल h के बढ़ने से कौन सा फोर्स अफेक्टेड होगा? अब थ्रस्ट फोर्स की वेट ये वाला अफेक्टेड होगा ना, ये स्मॉल h है। बढ़ जाएगा घट जाएगा? क्योंकि h बढ़ गया। तो अब ये 12 हो गया और वेट तो 10 ही रहा, तो आपने इसे नीचे ले गया, ऊपर लग रहा है 12, नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा? ऊपर 2 न्यूटन का, है ना। तो ये वापस से इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगा नहीं चाहेगा? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। देखो हम फिर से एफबीडी बना रहे हैं। इस बार हम ये कह रहे हैं कि हमने इस बॉडी को x नीचे डिस्प्लेस किया। कितना नीचे डिस्प्लेस किया है? तो अब ये हाइट कितना कहोगे? h प्लस x। h प्लस x। अब इसका एफबीडी बनाओगे तो इसका वेट तो अभी भी उतना ही रहेगा, AHDG। वेट कितना था? AHDG। लेकिन इस पर लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स अब पहले इतना नहीं रहेगा, अब बढ़ जाएगा। और अब कितना होगा? देखो, अपथ्रस्ट फोर्स था V इन रो जी, V इन अब कितना लिखोगे? AH प्लस x रो जी। बोलो ठीक है? अच्छा, यहाँ पे दोनों फोर्स बराबर था, उसको बराबर भी लिख लो। वेट इज इक्वल्स टू FB था, तो वेट का वैल्यू है AHDG इज इक्वल्स टू AH। तो G से D कटा, A से A कटा, HD इज इक्वल्स टू H रो। ये पहला इक्वेशन है, इसका आगे यूज करेगा। अभी आप ये बात श्योर हो गए कि ये थ्रस्ट फोर्स पहले से बढ़ गया है और इस वेट से
ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। यहाँ दोनों बराबर था 10 10, नीचे ले गए तो ये 10 ही रह गया, लेकिन अब थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। तो इस बॉडी पर अभी नेट फोर्स किधर होगा? ऊपर। कोई भी बॉडी एसएचएम अगर एग्जीक्यूट करेगा तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कि आप उसे इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करिए, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में नेट फोर्स लगना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के आपने इस बॉडी को किधर डिस्प्लेस किया था? नीचे। नेट फोर्स किधर लग रहा है? ठीक, क्योंकि एसएचएम के लिए क्या फॉर्मूला था? एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। याद है? वो माइनस में बताता था कि एक्स के अपोजिट नेट फोर्स होना चाहिए। ठीक, और ये फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, माइनस के कांस्टेंट, एफ जो है एक्स के डायरेक्टली तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर आ गया एक्स के तो हम कहेंगे कि ये क्या एग्जीक्यूट कर रहा है? और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखिए आपने नीचे डिस्प्लेस किया, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? ऊपर। तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम को गेन करना चाहेगा। तो देखिए इस पर नेट फोर्स लिखो, क्या लिखोगे इस पर नेट फोर्स? ए ऊपर वाला ज्यादा है, ए एच प्लस एक्स, ए एच रो जी प्लस ए एक्स रो जी माइनस ए एच डी जी। हम ना हमेशा नेट फोर्स बड़ा माइनस छोटा लिखा करेंगे। बुक में एक्स के डायरेक्शन वाला को पहले लिखता है, ये वाला माइनस ये वाला लिखता है, तो निगेटिव में आता है। हम लोग का निगेटिव नहीं आया क्योंकि हम लोग हमेशा ज्यादा वाला माइनस कम वाला लिखा करेंगे। अब जरा गौर से देखिए तो ए स्मॉल एच रो जी ये वैल्यू और ए कैपिटल एच डी जी कट जाएगा इस इक्वेशन से। देखो ए एच रो जी इज इक्वल्स टू ए एच डी जी, दोनों बराबर है तो कट गया। सो यू कैन सी नेट फोर्स is a rho g into x. बोलो, therefore net force is proportional to, hence the body will execute SHM. Hence the body will execute. ये प्रूफ हो गया कि SHM एग्जीक्यूट करेगा। और आप याद करो हम लोग SHM में जो फोर्स होता है उसको kx कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा? a रो जी। आगे लिख रहा है therefore k is equals to a रो जी। आप लोग नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए उधर लिख रहे हैं। और टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड आपको बताया है मैंने एसएचएम का क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m बाई k। 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो मास रख देंगे। मास कितना लिखेंगे? AHD, ये है मास, और k का वैल्यू वो रख देंगे। तो रखिए, उसके बाद यहां लिख रहा है टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m। मास की जगह क्या लिखेंगे? AHD, A कैपिटल H इनटू T बाय k। k कितना आया? a रो जी। तो a कट गया, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट HD बाय रो जी। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट अभी इधर भी 2-3 बार जेईई मेंस में सवाल पूछे गए हैं। अब इधर भी जेईई मेंस में 2-3 बार सवाल पूछे गए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन सिस्टम का हो सकता है और हम लोग आने वाले चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खास करके बहुत सारा ऐसा केस करेंगे। अभी बस एक केस मैंने ऐसा बता दिया, ध्यान रखेंगे। ये एक टॉपिक बचा हुआ था, आज हम लोग कर लिए। एक टॉपिक और जो बचा हुआ उसका नाम है एंगुलर एसएचएम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करता है। देखिए एसएचएम जो होता है वो दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं लीनियर एसएचएम और दूसरे को बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है और अपोजिटली डायरेक्टेड होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं कि F इज इक्वल्स टू माइनस kx। और ये जो k है इसको क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट। k को क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट। और टाइम पीरियड क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं 2 पाई अंडर रूट m बाय k। ठीक, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होता है 1/2 पाई अंडर रूट k बाय m।
और फ्रीक्वेंसी को उधर भेज दो तो 2 पाई एफ, उसी को क्या बोलते हैं ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कितना होता है अंडर रूट के बाय। ये लीनियर एसएचएम अभी तक हम लोग पढ़े। एंगुलर एसएचएम में क्या होता है, जिसका एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम जैसे। लीनियर एसएचएम का क्लासिकल एग्जांपल है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और एंगुलर एसएचएम का क्लासिकल एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। तो इसमें जो टॉर्क होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिटली डायरेक्टेड होता है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। व्हाट इज टाउ? टॉर्क। एंड व्हाट इज थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि टॉर्क क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हालांकि मैं अभी समझाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी ये टॉपिक कहां से रिलेट हो गया? आप रोटेशन वाले टॉपिक से। कहां से रिलेट हो गया? रोटेशन वाले टॉपिक से। यहां हम लोग लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट c इनटू थीटा, बिल्कुल इसी के जैसा। देखो यहां kx था, यहां क्या लिख दिए c थीटा। इस c को बोलेंगे, देखो इस k को बोल देते हैं फोर्स कांस्टेंट, इसको बोलोगे टॉर्क कांस्टेंट। तो वर्ड यूज क्या आता है? टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या यूज क्या आता है? टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक। और टाइम पीरियड कितना होगा इसका? टाइम पीरियड तो बिल्कुल ऐसे ही 2 पाई अंडर रूट। मास का रोटेशनल एनालॉग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मास की जगह यहां आई हो जाएगा बाय k की जगह यहां k कांस्टेंट t वाला था, ये c हो जाएगा। व्हाट इज i हियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, कहीं कहीं इसको ऐसा लिखा रहता है फॉर्मूला ऑफ टॉर्सनल पेंडुलम। ठीक है, कहीं कहीं इसी को क्या लिखता है? फॉर्मूला ऑफ टॉर्सनल पेंडुलम। तो कभी टॉर्सनल पेंडुलम बोले तो यही समझना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और हमें टॉर्सनल कांस्टेंट चाहिए। इसी को बोलते हैं कभी टाइम पीरियड ऑफ टॉर्सनल पेंडुलम। ठीक। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी का लिखना चाहे तो इसी का उल्टा हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट c बाय i, और ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई f, मतलब अंडर रूट c बाय i। ठीक है, तो हम लोग एक दो एग्जांपल करते हैं जिसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क वगैरह सीख सके। ठीक, पहले तो आप टॉर्क सीखिए। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ये पॉइंट याद रखना है आपको अभी। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारे बॉडी का अलग अलग होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आई से लिखते हैं। किसी पार्टिकल का, कोई अगर पार्टिकल है जिसका मास m है और वो इस तरह से घूम रहा है किसी सर्कल में, जिस सर्कल का सेंटर से दूरी मतलब रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। क्या होता है? mr स्क्वायर। और दूसरा, अगर कोई रॉड हो, ये रॉड है, इस रॉड का मास m है और लेंथ l है। अगर रॉड इस सेंटर से पास करते वाले एक्सिस के अबाउट घूमे, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 होता है, और किसी एंड पर घूमे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 होता है। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर जो लोग नहीं पढ़े तो, कभी नहीं पढ़े तो, जो लोग पढ़े फिर तो समझ में आएगा, बहुत इजी है। मोमेंट ऑफ पढ़ा चुके हैं, ठीक है, बढ़िया। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 होता है, इसका कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12 होता है। अब देखिए, हम लोग एक डेरिवेशन सीखते हैं सिंपल पेंडुलम का। मैंने सिंपल पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड बताया है। कितना होता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट l बाई g।
2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हम लोग आज इसका प्रूफ देखेंगे और मैंने बहुत सारे केसेस लिखवाए थे इसके कि लिफ्ट में रखा हुआ है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो कितना होगा, वो सब डिस्कस किया था मैंने। आज इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। तो देखिए ये एक धागा है, इसके साथ ये पार्टिकल रखा हुआ है। सिंपल पेंडुलम में यही होता है। तो सिंपल पेंडुलम में एक पार्टिकल होता है जिसका जो एक धागे से बना होता है और जो सर्कुलर पाथ पे तो नहीं लेकिन एंगुलर पाथ पे चलता है, जो कि एक सर्कल का ही हिस्सा है। तो पूरा सर्कल का एक हिस्सा को एंगुलर पाथ कहते हैं। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कहोगे, यही mr², m × n²। ठीक है, अब मुझे इसका c चाहिए होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, c चाहिए होगा। c के लिए मुझे टॉर्क लिखना पड़ेगा। तो पहले इसको डिस्प्लेस करके देखते हैं। देखिए इसको डिस्प्लेस करते हैं तो इस बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी, इसको थीटा डिस्प्लेस कर दिया। तो अब ये पार्टिकल ऐसे हो गया, ये धागा ऐसे हो गया और ये पार्टिकल यहां आ गया। अब इसका एफबीडी बनाएंगे। पहले देखो ये एक्सिस का मतलब होता है किस पॉइंट के अबाउट मोशन हो रहा है। तो ये जो पेंडुलम है किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, ये एक्सिस है, इसको O कहेंगे। ये क्या है हमारा एक्सिस है। और इसके अबाउट टॉर्क लिखना है, मतलब जो भी फोर्स होगा उसका इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे। एफबीडी बनाइए। इसका वेट mg नीचे लगेगा और इस पर टेंशन T ऐसे लगेगा। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। टॉर्क निकालने के लिए जो भी फोर्स हो उसको प्रोड्यूस कर दीजिए आगे पीछे पूरा। तो देखो इस टॉर्क टेंशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इधर प्रोड्यूस करेंगे तो यहां तक जाएंगे, इधर प्रोड्यूस करेंगे, देखो एक्सिस से ही पास कर गया ये, है ना। अगर ये थोड़ा इधर होता तो एक्सिस से कुछ डिस्टेंस कह सकते थे, लेकिन एक्सिस से ही पास कर गया तो डिस्टेंस क्या कहेंगे, जीरो। बोलो, अरे भाई मान लो ये पॉइंट है एक्सिस, अभी ये लाइन है, इस पॉइंट का इस लाइन से अभी तो डिस्टेंस है, इसको इधर ला दे तो डिस्टेंस घटेगा, इधर ला दे डिस्टेंस घटेगा। अब ये पूरा इसी पे आ गया, इसी से पास कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट से, जीरो। बोलो, तो ये जो टेंशन वाला फोर्स है, ये फोर्स का लाइन इसी एक्सिस से पास कर रहा है, तो कोई भी टॉर्क नहीं, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। अब mg को प्रोड्यूस करो, नीचे ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऊपर। अब बताओ ये जो लाइन है इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है? परपेंडिकुलर मतलब ऐसे मिलाएंगे तो देखो यहाँ 90 डिग्री बनेगा ना, ये डिस्टेंस है, कितना है ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, या ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा ना। और ये तो धागे का लेंथ है L, तो L का इधर वाला लेंथ होगा L cos थीटा, ये वाला लेंथ होगा L sin थीटा, लेंथ होगा L sin। तो अब टॉर्क लिखने लायक हो गए आप। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो कौन से फोर्स की वजह से टॉर्क होगा, mg की वजह से कि t की वजह से कि दोनों की वजह से, mg की वजह से। t की वजह से क्यों नहीं होगा, तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होता है फोर्स जो कि है mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस mg वाले लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L sin थीटा। ठीक, अब इस टॉर्क का डायरेक्शन भी होगा, इस टॉर्क की वजह से ये ऑब्जेक्ट किधर रोटेट करेगा, देखो ऊपर जाएगा। इसको ऐसे लेगा और छोड़ देंगे तो इधर आएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे ऐसे आएगा ना। तो इसको नीचे नहीं बोलेंगे, नीचे तो ऐसे होता है ना, इसको ऐसे कहेंगे। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, ऐसे चलता है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ऐसे चले तो बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज आएगा। जैसे लीनियर एसएचएम को प्रूफ करने के लिए दो कंडीशन मैंने बताया, पहला कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा। वैसे ही एंगुलर एसएचएम में भी दो कंडीशन होगा, टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, माइनस साइन बता रहा है, और ऑपोजिटली डायरेक्टेड होगा। देखिए किधर डिस्प्लेस किया था हमने, इधर। ये थीटा देखो इधर था, ये पहले लाइन ऐसे था, इसको ऐसे ले गए थे बॉब को, अब छोड़े तो ये ऐसे आ रहा है। देखो टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब चलिए टॉर्क कितना है, तो ये होगा mgl sin थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर होता है,
क्योंकि थीटा यहाँ स्मॉल थीटा है। जब भी हम लोग एसएचएम की बात करते हैं तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। आपके मन में ये भी सवाल होगा सर साइन थीटा का वैल्यू थीटा सच में होता है क्या? हाँ होता है, और ये आपको आगे से याद भी रखिएगा। 1 से लेकर के 20 डिग्री तक को स्मॉल कहते हैं। इनफैक्ट 30 डिग्री तक भी स्मॉल कहलाता है। 30 डिग्री तक भी स्मॉल कह सकते हैं आप। और 30 डिग्री तक का कोई भी वैल्यू कभी भी जरूरत पड़े तो आप एक चुटकी में निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू थीटा के ही बराबर होता है। आज फोन का जमाना, फोन में चेक भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये बात बता रहे हैं, अगर थीटा स्मॉल हो, और ये खूब यूज करेंगे ऑप्टिक्स वगैरह में, तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं सीधा सीधा, टैन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं। मतलब दोनों साइन थीटा और टैन थीटा बराबर ही होता है, तो साइन थीटा को भी टैन थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा को भी। जैसे अगर हम पूछे साइन 1 डिग्री का वैल्यू, तो एकदम टेंशन नहीं लेना, पहले इसको लिख लो रेडियन। ये थीटा हमेशा रेडियन में लिखना चाहिए। 1 डिग्री को रेडियन में कितना कहेंगे? पाई बाय 180। इसका वैल्यू पाई बाय 180 के ही बराबर होगा। ठीक, कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, साइन 1 डिग्री देखो, पाई बाय 180 देखो, बराबर ही होता है। ठीक, इसी तरह अगर हम पूछे साइन 10 डिग्री, ऑप्टिक्स में ये खूब यूज पड़ता है, यहाँ तो कम यूज पड़ेगा, यहाँ तो खाली यहाँ पे यूज पड़ेगा थोड़ा सा। 10 डिग्री वगैरह का वैल्यू निकालने यूज पड़ेगा ऑप्टिक्स में। स्नेल्स लॉ में साइन आता है ना, तो साइन 10 डिग्री कितना होगा वैल्यू? तो इसको लिखेंगे साइन 10 डिग्री क्या बोलोगे? पाई बाय 80 बोलेंगे ना। किसी भी डिग्री को रेडियन में कैसे मल्टीप्लाई कन्वर्ट करते हैं? पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 80। इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा? पाई बाय 80। ठीक है, किसी भी वैल्यू को इस तरह से आप साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन की किसी वैल्यू। तो अब देखो दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो गया? c। टॉर्क इज इक्वल्स टू c थीटा होता है, तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो गया? mgl। और हमें दो ही चीज चाहिए होता है, c और i। अगर ये दो चीज निकल जाए किसी एंगुलर सिस्टम में तो आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। Therefore, इस एंगुलर सिस्टम का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? t is equals to 2 पाई अंडर रूट i बाई c होता है, और ये वैल्यू रखिए 2 पाई अंडर रूट i का वैल्यू कितना लिखोगे? ml स्क्वायर, और c का वैल्यू mgl। तो देखो एक m से एक m कटा, एक l से l कटा, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट l बाय g। हो गया प्रूफ? फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टॉर्क। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का ये डेरिवेशन है। हम ऐसा इसलिए बताए क्योंकि नीट में तो चांसेस नहीं है, लेकिन जेई मेंस आईआईटी में खूब सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी एंगुलर सिस्टम का कोई सिस्टम देकर। जैसे एक सिस्टम बहुत फेमस है तो ये क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सब आप लोग लिखिए, यहां से लिखने। चलिए, तो और स्लाइड्स बाकी है लिखने को। हाँ बात भी लिखना। ये हो गया एंगुलर सिस्टम पर एक सवाल करते थे। ये सवाल पहले आईआईटी में भी आया हुआ है और फिर जेईई मेंस में भी रिपीट हुआ है, और नीट में हो सकता है आ जाए डायरेक्ट, तो कम से कम आंसर तो याद ही रख लेना नीट वाले लोग। ये देखो एक रॉड है और इस रॉड का मास m है, लेंथ l है। ये इस पॉइंट के अबाउट घूम सकता है, ये इसका एक्सिस हो गया। जैसे ही आप एक्सिस ऐसा देखिए, देखो ये रॉड है, इसका एक्सिस हम, ये रॉड ऐसे है, इसका एक्सिस हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, ऐसे भी तो एक्सिस ही बोलेंगे। हाँ। ऐसे भी दिखा सकते हैं। हाँ। तो ये रॉड है और ये जो एक्सिस ऐसे है इसको मैंने डॉट से दिखाया, क्योंकि अभी 3D डायग्राम तो दिखा नहीं पा रहा है, तो रॉड से दिखाया। ठीक है, yes, जैसे ही आप ये एक्सिस देखेंगे तुरंत आपको याद आ जाएगा कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml स्क्वायर बाय 12। एक डेटा ये तुरंत आपको दिखना चाहिए। जैसे ही रोटेशन में कोई घूमता हुआ चीज दिखे, सिस्टम में कोई घूमता हुआ चीज दिखे, पहला चीज उसका ml स्क्वायर बाय 12 नहीं, पहला चीज उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये लिखना है। ml स्क्वायर बाय 12 डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है उसका कितना होगा, ml स्क्वायर बाय 12। अब देखिए सवाल क्या है कि ये एक स्प्रिंग से ऐसे बना हुआ है,
अच्छा, स्प्रिंग देख करके आप लोगों को क्या याद आता है? स्प्रिंग। मतलब क्या मन में चलता है? स्प्रिंग फोर्स के एक्स कम से कम चलता ही होगा। हाँ। तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इस स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कांस्टेंट ये है। अभी ये इक्विलिब्रियम में, ये किसमें है अभी? इक्विलिब्रियम में। द सिस्टम सोन is in equilibrium initially, ठीक है? Find its time period of oscillation if slightly displaced at some angle and released. अगर इसको थोड़ा सा स्लाइटली हम लोग क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं। तो अब ये रॉड डिस्प्लेस नहीं कर सकते ऐसे, चलो ऐसे ही बताना पड़ेगा फिर। ये स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे तो अब ये रॉड ऐसा दिखेगा। दिखेगा कि नहीं? बोलो। ये ऐसे थोड़ा आर्क होगा ऐसे, है ना? और ये क्योंकि स्लाइटली डिस्प्लेस किए हैं, ये एंगल एकदम थीटा है, छोटा है ये थीटा, इसलिए ये आर्क हो या ये सीधा लेंथ को लगभग बराबर होगा, ठीक है? और ये आर्क लेंथ कितना होता है? ये लेंथ है l/2, पूरा लेंथ l है, तो ये लेंथ कितना होगा? l/2। तो रेडियस हो गया r की जगह हो गया l/2, तो आर्क का लेंथ होता है r × थीटा। कोई भी आर्क का लेंथ, अगर ये आर्क है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये थीटा है, तो इस आर्क का लेंथ कितना होता है? r × थीटा। थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो गया कि इलोंगेट हो गया? कंप्रेस हो गया। ये वाला स्प्रिंग पहले यहां तक था, अब यहां आ गया ना, इतना ही दूर में रहा ना, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। कितने से कंप्रेस हो गया? तो ये लेंथ कितना होगा? r × थीटा, मतलब l/2 थीटा। तो ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? कितना फोर्स लगाएगा स्प्रिंग? k × x, और वो x कितना होगा? r थीटा, मतलब l/2 × थीटा। और इस फोर्स की वजह से टॉर्क हम लोग लिख पाएंगे। देखो इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दो, एक्सिस यहां है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही वाला होगा ना जी, तो ये लेंथ तो l/2 हो जाएगा। बोलो, ये लेंथ कितना हो जाएगा? l/2। ये स्प्रिंग में देखो कंप्रेस हुआ है, बोलो, तो ये भी फोर्स लगाएगा इधर उतना ही, k l/2 थीटा, और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? l/2 ही होगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। अब टॉर्क लिखो। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है k l थीटा/2, ये वाला क्या लिख रहा है? इनटू l/2। अब इस टॉर्क का डायरेक्शन लिखना है, तो सिर्फ इमेजिन करो कि एक रॉड है ऐसे, और यहाँ पे हिंज्ड है, यहाँ पे मतलब एक्सिस है, इसको पकड़ लो, जहाँ एक्सिस है वहां पकड़ लो, और यहाँ फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे, यहाँ फोर्स लगाओ ऐसे, ये पॉइंट किधर जाएगा? ऐसे जाएगा, जाएगा ना ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा। अब याद चलो, ये फोर्स कितना है? k l थीटा/2, और डिस्टेंस है परपेंडिकुलर l/2। इसकी वजह से किधर टॉर्क होगा? फिर से देखो, ये पकड़े रॉड, इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लगाओ, तो ये ऐसे है ना, तो ये भी दोनों सेम ही डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो ऐड हो जाएगा, ये हो गया k l² थीटा/2, 2 जा 4, और ये 2 बार है तो इंटू 2, तो टॉर्क हो गया k l² / 2 इंटू थीटा। तो आप देखिए टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा है कि नहीं है? तो देयरफॉर c कितना होगा? ये k l² / 2 होगा। बोलो, यस सर। देयरफॉर टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड कितना होता है? 2π√i/c होता है, तो ये हो जाएगा 2π√i की जगह कितना लिखा हुआ है? ml² / 12 इंटू c की जगह कितना लिखा हुआ है?
के एल स्क्वायर बाई 2, तो 2 ऊपर, इसको एक बार सॉल्व कर दो तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा और 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो m बाय 6। सीख गए एंगुलर सिस्टम का टाइम पीरियड लिखना पक्का। तो एंगुलर सिस्टम में हमें दो चीज लिखना होता है, आई और सी, दोनों निकाल के इस फॉर्मूले में लिखते हैं पक्का। फ्रीक्वेंसी कोई तो सी का उल्टा। चलिए, तो ये था एंगुलर सिस्टम। आखिरी टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है कुछ टर्मिनोलॉजी। फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, वाइब्रेशन बोले, ऑसिलेशन बोले, एसएचएम बोले, एक ही चीज अभी समझना है, एंड रेजोनेंस। एंड तो इसमें 3 में डेफिनेशन है खाली। फ्री वाइब्रेशन में खाली डेफिनेशन है, फोर्स्ड वाइब्रेशन में खाली डेफिनेशन है, रेजोनेंस में खाली डेफिनेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में इक्वेशन है। तो इसको समझते हैं हम लोग। फ्री वाइब्रेशन क्या होता है? जब कोई बॉडी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करे और उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे, वो ऑसिलेशन करते रहेगा, वो कभी ऑसिलेशन रुकेगा नहीं, तो वैसे ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं? फ्री ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? फ्री वाइब्रेशन। जब कोई बॉडी फ्रीली ऑसिलेट करते रहे अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, उसका एम्पलीट्यूड क्या रहे? कांस्टेंट रहे, वो कभी ना रुके, चलते रहे, इसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब जो फ्रीक्वेंसी निकाले अभी, ऑसिलेशन विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, एंड एम्पलीट्यूड रिमेन्स एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। लेकिन नेचर में ऐसा कोई होगा नहीं। आप सोचिए एक स्प्रिंग ब्लॉक को टेबल पे रख के ऐसे खींच के छोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगता है और उसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है। इनफैक्ट झूला भी झूला के छोड़ दोगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो रुकेगा, रुकेगा कभी रुक जाएगा एयर के रेजिस्टेंस की वजह से। तो नेचर में ऐसा नहीं होता है। नेचर में ऑसिलेशंस क्या होता है? डैम्प्ड होते हैं। नेचर में ऑसिलेशन क्या होता है? उसका एम्पलीट्यूड घटते जाता है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन with decreasing amplitude, decreasing amplitude। अगर आप ग्राफिकली समझना चाहें, ये टाइम और इस पे देखें y, तो ऐसा दिखेगा। समझ रहे? और जबकि इसमें देखेंगे तो आप ये एम्पलीट्यूड ऐसे रहेगा बराबर, ठीक है? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, इसमें एम्पलीट्यूड क्या होते जा रहा है? तो अगर हम चाहते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन ना हो तो हम क्या करेंगे कि एक पीरियोडिकली फोर्स अप्लाई करते रहेंगे। जब जब एम्पलीट्यूड कम होगा तब तक क्या अप्लाई करते रहेंगे? ऐसी ऑसिलेशन क्या बोलेंगे? फोर्स्ड वाइब्रेशन या फोर्स्ड ऑसिलेशन। टू कंपनसेट डैम्पिंग, मेरे को ना पहले फ्री वाइब्रेशन फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन लिखना था, फिर फोर्स्ड वाइब्रेशन लिखना था। तो आप ध्यान से ना इस वाले टॉपिक को पहले लिख दीजिएगा, इस वाले हेडिंग को, इसको बाद में लिखिएगा। टू कंपनसेट डैम्पिंग अ पीरियोडिक फोर्स इज रिक्वायर्ड। Is required, called a periodic force is required. Such vibration is called forced vibration. ठीक है? और जब किसी फोर्स्ड वाइब्रेशन में जो पीरियोडिक फोर्स है
पीरियोडिक फोर्स मतलब ऐसा फोर्स है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका भी कुछ टाइम पीरियड होगा, इसका भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो जब पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी और ये जो बॉडी जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी जब सेम हो तो फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी मैचिंग के फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। सो व्हाट इज रेजोनेंस? व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ periodic force and body in SHM matches, it is called resonance। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेजोनेंस। ठीक, तो ये डेफिनेशंस आपको याद रखना है, पक्का? अब आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन का कुछ इक्वेशंस याद रखना है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का कुछ क्या याद रखना है? इक्वेशंस याद रखना है। एक सेकंड। हाँ, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, और एक क्लासिकल एग्जांपल है कि इमेजिन करिए कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक लिक्विड है जो कि विस्कस लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड मैंने बताया है आपको, जिसमें विस्कोसिटी होता है, जिसमें कोई बॉडी पे लिक्विड एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, उसको विस्कस लिक्विड कहेंगे। और इमेजिन करिए एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन विस्कस लिक्विड जो होता है वो किसका एग्जांपल होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन। किसी इंस्टेंट पर अगर ये स्प्रिंग x इलोंगेटेड है, इधर की तरफ x इलोंगेटेड है, इस पर स्प्रिंग फोर्स ऊपर कितना लगेगा? kx। इसका वेट mg कितना लगेगा? नीचे। और अगर ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो इस पर विस्कस फोर्स कितना लगेगा? ऊपर, fv। और जो विस्कस फोर्स होता है उसको लिखते हैं b इंटू v। b इंटू विस्कस फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कुछ कांस्टेंट होता है। अगर स्फीयर होता तो आप याद करो 6 पाई ईटा आरवी होता है, स्टोक्स लॉ बोलता है। तो कुछ भी ऐसे b इंटू v लिखते हैं। इस b को बोलते हैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ये याद रखना आपको। b को क्या बोलते हैं? डैम्पिंग कोएफिशिएंट। डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ठीक, आप इस इंस्टेंट पे इसका एक्सप्रेशन अगर नीचे की तरफ को हो तो नीचे की तरफ क्या इक्वेशन लिखेंगे? mg माइनस kx माइनस fv, ठीक है, इज इक्वल्स टू ma। इस इक्वेशन को देखो लिख रहा है mg माइनस kx माइनस fv, वो है bv, इज इक्वल्स टू ma। बोलो, आगे लिख रहा है देखो mg माइनस kx माइनस b, और v को लिखेंगे dx by dt, इज इक्वल्स टू मास, और एक्सलेशन को लिखोगे d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, dv by dt या d स्क्वायर x by dt, सबको उधर भेज दो। तो m d स्क्वायर x by dt स्क्वायर प्लस b इंटू dx by dt प्लस kx इज इक्वल्स टू क्या आएगा? mg आएगा ना? इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। इस इक्वेशन क्या बोलते हैं? सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डैम्प्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, ये इक्वेशन कोई भी पूछ सकता है। कभी कभी यहां पर a b c ऐसा लिख देता है और बोलता है a क्या है, तो जो d स्क्वायर x by dt स्क्वायर के बगल में वो मास है, dx by dt के बगल में डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, और x के बगल में स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, इधर कोई कांस्टेंट होता है, कभी कभी जीरो भी लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, मासलेस बॉडी होगा तो mg0, ठीक है, या ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा तो mg0, तो जीरो भी लिख देता है कभी कोई, या कांस्टेंट लिखा जाता है। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन करना है, लेकिन हम लोग को पढ़ना नहीं सॉल्यूशन इंजीनियरिंग में, एडवांस इंजीनियरिंग मैथ्स में पढ़ना होता है, मतलब इंजीनियरिंग कोर्सेज में भी नहीं, ग्रेजुएशन में पढ़ना होता है। इसका जो इक्वेशन होता है वो आपको याद रखना है।
x का इक्वेशन आएगा a0 है इनिशियल एम्पलीट्यूड, e का पावर माइनस bt बाई 2m इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये इसका सॉल्यूशन होता है। और ये जो टर्म है, पहले ये सॉल्यूशन याद रखना है आपको, x का, इस वाले फॉर्मूले में ये जो टर्म है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, a कहते हैं, और वो कितना होगा a0 e का पावर माइनस bt बाय 2m। व्हाट इज a? एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखिए ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वेरी करता है। और ये जो ओमेगा है उसमें, उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओमेगा होता है अंडर रूट k बाय m माइनस b स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ओमेगा का। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जनरली क्या होता है, b स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? k बाय m ही हो जाएगा, मतलब जो सिंपली होता है उतना ही हो जाएगा। लेकिन अगर दिया हुआ है b और m वगैरह तो फिर उससे निकालिएगा, नेग्लिजिबल नहीं होगा तो फिर नहीं कर देंगे। नहीं दिया हुआ है b स्क्वायर बाय 4m, तब ओमेगा उतना ही हो जाएगा। इस पर भी सवाल पूछे आपने, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल इस पर पूछे जाते हैं कि एम्पलीट्यूड कितना होगा किसी टाइम t पर, इस टाइम पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो टाइम रख देंगे, b रख देंगे, m रख देंगे। e क्या है? एक्सपोनेंशियल, 2.7 होता है वैल्यू, तो कभी कभी नहीं वैल्यू दिया रहेगा, e स्क्वायर कितना होता है, तो 2.7 का स्क्वायर करना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। इतना थ्योरी एसएचएम में आपको आना चाहिए, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन से इतना चाहे सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना एसएचएम आप सीख लिए, तो आप जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।